सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, लेकर हाजिर हूँ जियो पॉलिटिक्स की हलचल। दोस्तों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि युद्ध चारों तरफ अपने उरूज पर हैं। वो अलग बात है कि सिर्फ यहीं तक युद्ध की सलूशन की तरफ हम बढ़ चले हैं कि युद्ध और भी ज़्यादा इलाकों में भड़कने की संभावनाएं हैं। इस तमाम हालात को मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी अपडेट देकर मैं आगे बढ़ता हूँ। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर युद्ध जो है वो शांति की तरफ जाने वाले हैं या फिर युद्ध का कोई सोल्यूशन निकाले बगैर और आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आज कि दरअसल कहाँ और क्या और कैसे चल रहा है। इस वक्त अपडेट ये है कि ज़ेलेंस्की को लेकर बड़ी हलचल है कि नाटो में शामिल किया जाए कि ना किया जाए। एक पूरी तरह से ये कवायद की जा रही है कि नाटो में जल्दी से उसको शामिल किया जाए, यानी साल के आखिर तक, जुलाई वलाई तक नाटो में शामिल कर दिया जाए और इससे जो है वो नाटो भी मजबूत होगा और रूस को मजबूरन युद्ध रोकना पड़ेगा। जुलाई तक जाएगा नहीं जाएगा ये एक अलग बात है, मगर जो एक नाटो का गुट इस वक्त रिहर्सल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन और इस इलाके में एक कोशिश की जा रही है कि एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया जाए, जिसको पुतिन ने आज वाज़ेह किया है कि ये युद्ध अभ्यास हमारे लिए एक थ्रेट है, एक चेतावनी है, ख़तरा है और हम इसके इंतज़ाम कर रहे हैं। यानी यहाँ भी एस्केलेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने मित्र लुकाशेंको यानी कि बेलारूस को आज डिक्लेयर कर दिया है रशिया ने कि बेलारूस अब एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है। यानी अपने जो साथी हैं, चाहे वो ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, बेलारूस है, चाइना है, इन सब के साथ मिलकर रशिया काम कर रहा है। पुतिन इनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है। उधर नाटो अपनी ताकत को फिर से समेट कर कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से रशिया का प्रभाव को ख़त्म करे और युद्ध को और एस्केलेट करे। मगर हमें ये देखना है कि गाज़ा में इस वक्त जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। देखिए, गाज़ा में जो सूरत हाल बनी है, पहले तो यूक्रेन को तमाम यूरोपियन अपने हथियार दिए, यानी रूस से जो एनर्जी था उसका आयात बंद हुआ। उसके बाद जो खाड़ी के देशों से फ्यूल का आयात होता है वो बाधित कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें चलते हुए आज यूरोप कहाँ खड़ा है, ये समझने के लिए पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हंगामा, किसानों का रोष फूटा, सड़कें जाम, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। यूरोप के खेतों से उठकर गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया और नीदरलैंड्स में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। हफ्तों से वे सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्हें वे कठोर नियम कायदे, अत्यधिक ईंधन की कीमत है। वे मांग कर रहे हैं कि उनके पेशे के महत्व को समझा जाए और सरकार की कृषि नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें वे उनके कम प्रतिस्पर्धी बनाने का कारण मानते हैं। खास तौर पर वे कृषि उत्पादों के आयात, सिंचाई के लिए पानी के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंधों, बढ़ती डीजल कीमतों और पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए सख्त नियमों के खिलाफ हैं, जिन्हें वे आर्थिक बोझ मानते हैं। इस विरोध प्रदर्शन से यूरोप की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ सकता है। ट्रैक्टरों के जाम होने से परिवहन बाधित है और बिक्री प्रभावित हो रही है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का प्रयास चल रहा है, लेकिन अगर हल नहीं निकला तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यूरोप की सड़कों से आ रही तस्वीरें बयां करती हैं कि खेती किसानों के लिए सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जुनून है। उनका हार मान लेना मुश्किल है। यानी यूक्रेन और इजरायल गाजा युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था जो थकान महसूस कर रही है, इस तरह के आंदोलन मंदी की बड़ी खाई में यूरोप को एक बड़ा धक्का दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वक्त ये एक तरफ तो दिख रहा है कि यूरोप की स्थिति इतनी ख़राब है कि किसान सड़कों पर उतर आए हैं, मंदी का तरफ इनके देश बढ़ रहे हैं और मतलब फार्मर जो एक रीढ़ होती है वो फार्मर सड़कों पर उतर आए हैं और यहाँ अपनी मांगों को लेकर कड़े प्रदर्शन पूरे यूरोप के अंदर कर रहे हैं। एनर्जी की भारी किल्लत है, महंगाई बढ़ रही है, मगर फिर भी युद्ध को बढ़ाया जा रहा है। ये सूरत हाल है। एक तरफ तो ये हम यूरोप की हालत देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमको देखनी होगी कि रशिया जो है वो कितना मतलब अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, क्या संभावनाएं हैं, ये रिपोर्ट भी आप देखें।
IMF नवीनतम आउटलुक आर्थिक अपडेट 2024 में रूसी अर्थव्यवस्था के विकास पूर्वानुमान को काफी बढ़ा दिया है। वाशिंगटन, इस साल रूसी सकल घरेलू उत्पाद में 2.6% की वृद्धि होगी, जो अक्टूबर में 1.1% की वृद्धि के पूर्वानुमान से तेज वृद्धि है। 2025 के लिए पूर्वानुमान को भी अक्टूबर के अनुमान से 0.1% अंक बढ़ाकर 1.1% कर दिया गया। IMF के अनुसार रूस के आर्थिक विकास के अनुमान में वृद्धि, उच्च सैन्य खर्च और निजी खपत के कारण 2023 में उम्मीद से अधिक मजबूत दर्शाता है, जो श्रम बाजार में वेतन वृद्धि द्वारा समर्थित है। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिविया गॉरिंचस ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, यह निश्चित रूप से रूसी अर्थव्यवस्था हमारी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। IMF ने उभरते और विकासशील यूरोप में विकास दर 2023 में अनुमानित 2.7%, जो 2025 में घटकर 2.5% रह जाएगी। रूस की अर्थव्यवस्था के लिए रिपोर्ट में कहा गया है। स्पष्ट है कि रशिया की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और मजबूत होती जाएगी, क्योंकि वो बड़े प्लान वे में अपना काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मैंने पुराने जितने भी प्रोग्राम आपने देखे होंगे, मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो प्लान जो है वो तैयार किया गया है अमेरिका की तरफ से, जो प्लान तैयार किया जा रहा है पश्चिमी देशों की तरफ से, रशिया और चाइना उस प्लान को जानते हैं। और रशिया चाइना अगर इस प्लान को जानते हैं तो वो उसकी काट ज़रूर तैयार करेंगे, जो कि अब हमको जाहिर हो रहा है कि वो काट तैयार है। यूक्रेन में बड़ी तेज़ी से अपनी तमाम सफलताएं रशिया ने हासिल कर ली है। मैं आपको एक बार और आगाह करता चलूं कि रशिया की जो फ़ौजें हैं वो लगभग अपने बैरकों में हैं, रशिया के अंदर हैं। और अगर जो इस वक्त यूक्रेन के महाज पर लड़ने वाले छोट-मोट जो लड़ाइयाँ हैं वो चल रही हैं, उसमें आपको ये जानकारी देता चलूं कि भारत के हरियाणा, पंजाब, बांग्लादेश और नेपाली गोरखों को बड़ी तादाद में भर्ती किया गया। कई और देशों से जो है लोग आ रहे हैं, टूनीस और दूसरे ऐसे देशों से भी लोग आकर रशियन सेना में शामिल हो रहे हैं, जो इस वक्त यूक्रेन की ज़मीन पर काम कर रहे हैं। क्लस्टर बम, डर्टी बम और माइनें जो बिछाई गई है उसकी क्लीनिंग चल रही है। वो अलग बात है कि जो गोरिल्ला वार यूक्रेन लड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी ड्रोन उड़ा के मार दिया, कभी हमला कर दिया, जो मीडियाबाजी में अभी भी देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। अलबत्ता रशिया जो है ये जंग जीत चुका है। अब लड़ाई आगे की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, यानी इस पर हम इस साइकोलॉजी पर भी बात करेंगे। पहले हम ये समझने के लिए कि आखिर जाएगी कि नहीं जाएगी, इससे समझने के लिए ज़रूरी है, ये एक चीनी एक्सपर्ट का अपना एक तज्जिया है, वो क्या कहना चाहता है अमेरिका को, जरा ये रिपोर्ट देखें। 2023 में दुनिया में उथल पुथल थी। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खींच रहा था और गाजा पट्टी में संघर्ष फिर से शुरू हो गया था। जैसे ही दुनिया के कई हिस्सों में हथियारों की मांग नाटकीय रूप से बढ़ी, अमेरिका, जिसे नॉन स्टॉप युद्ध मशीन के रूप में जाना जाता है, ने विदेशी सैन्य बिक्री की एक और रिकॉर्ड $238 बिलियन उत्कृष्ट साल के प्रदर्शन की समीक्षा की। यह आंकड़ा अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को जारी किया। 2022 से 16% की वृद्धि। पिछले साल विदेशी सरकारों को अमेरिकी सैन्य उपकरणों की बिक्री मुख्य रूप से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सौदों से हुई। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े सौदे और परिवहन हेलीकॉप्टरों और पोलैंड और जर्मनी के लिए लंबी दूरी के मिसाइल लॉन्चर के लिए लगभग $30 अरब की बिक्री की तिकड़ी थी। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी सरकार ने कीव को हथियारों की आपूर्ति करके संघर्ष को बढ़ावा देना जारी रखा है। नतीजतन अमेरिकी हथियार डीलरों को ऑर्डर वृद्धि का लाभ मिला। इसके अतिरिक्त गोला बारूद उत्पादन में भारी बढ़त दर्ज हुई। रूस के डर के कारण यूरोपीय देशों ने खुद को अमेरिकी हथियार डीलरों के हवाले कर दिया। परिणामस्वरूप अमेरिकी सैन्य कंपनी गेंड को रूस यूक्रेन संघर्ष से बहुत लाभ हुआ है। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक युद्ध का बढ़ना निस्संदेह अमेरिकी हथियार डीलरों के लिए अच्छी खबर है, जो हमेशा उथल पुथल से भारी मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी हथियार उद्योग और राजनीति के बीच एक स्पष्ट घनिष्ठ संबंध है और अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री का नया रिकॉर्ड केवल एक ही बात साबित करता है, अमेरिका वास्तव में दुनिया में अशांति का एक बड़ा स्रोत है।
अमेरिकी राजनीति पर सैन्य औद्योगिक गुट का प्रभाव व्यापक है। सभी अमेरिकी राजनेताओं के लिए, चाहे वे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, उन हथियार डीलरों की वकालत करना स्वाभाविक है जो उनके चुनाव अभियानों को वित्तपोषित करते हैं। दोनों पक्षों में से और न ही अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी सैन्य औद्योगिक गुट को कभी छेड़ने की हिम्मत की। अमेरिकी सैन्य औद्योगिक गुट अमेरिकी राष्ट्रीय नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है और कुछ हद तक सरकार पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को एक बयान में कहा कि हथियार हस्तांतरण और रक्षा व्यापार क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए संभावित दीर्घकालिक प्रभाव वाले महत्वपूर्ण अमेरिकी विदेश नीति की रीढ़ है। अमेरिकी हथियारों की बिक्री और विदेश नीति के बीच अटूट संबंध को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो मुनाफा अर्जित किया जा रहा है इस वक्त अमेरिकी कंपनियों द्वारा, वो वाज़ेह है कि युद्ध बंद करने की इजाज़त नहीं देता। यानी अमेरिका किसी भी सूरत, किसी भी कीमत पे चाहेगा कि युद्ध को किसी तरह एस्केलेट किया जाए और दुनिया में फैलाया जाए। यानी ये साफ है कि अमेरिकी कंपनियों का इतना प्रभाव अमेरिका की सरकारों पर है, वो फंडिंग भी करते हैं, उनको चुन के लाते हैं, लेकर आते हैं और वो इनकी सरकारों को बनवाते हैं इसलिए कि दुनिया में अशांति फैलाई जाए। यही चलती फिरती युद्ध की मशीन अमेरिका को कहा गया है कि वो जहाँ जाते हैं वो युद्ध प्लान करते हैं, युद्ध से भारी मुनाफे कमाते हैं और ये मुनाफा जो है उनकी इंडस्ट्री को चलाता है। चंद लोग जो हैं वो इस पर कंट्रोल किए हुए हैं। अलबत्ता रशिया का जो आज़म हमको दिखाई देता है वो ये है कि वो युद्ध के ज़रिए एक ऐसे निज़ाम को तोड़े जहाँ पर जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है उसको ख़त्म किया जाए और किसी तरह दुनिया में शांति और अमन की बहाली हो। और रशिया का अपना वजूद भी, चूँकि इनकी हबस कभी थमती नहीं है, जो लड़ने के लायक होगा उसे दूसरे से ला के लड़ाएंगे और एक पक्ष को हथियार बेचेंगे, दूसरे से डिप्लोमेसी से कमाएंगे। ये एक पूरा खेल दुनिया में शैतानी जो है वो चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि लब्बो लबाब ये है कि तमाम रिपोर्ट आप देख चुके हैं। लब्बो लबाब ये है कि दुनिया में उन्माद मीडिया के ज़रिए, धार्मिक कार्यों के ज़रिए, धर्म का नाम लेकर, बिजनेस का नाम लेकर, क्षेत्रीय संप्रभुता का नाम लेकर पूरी तरह भड़काया जा रहा है और इसको आगे की तरफ लेके जाएगा। ये जो आगे चल रही जो अभी देखिए स्थिति ये है कि इजराइल और हमास के बीच में बातचीत चल रही है और कतर की और इसमें शामिल अमेरिका, कतर और मिस्र है और किसी न किसी समझौते पे, यानी कि एक 6 या 8 हफ्ते के समझौते पर पहुंचने की संभावना है जिसमें बहुत सारे फ़लस्तीनियों को छोड़ा जाएगा और इजराइल के भी कैदियों को, बंधकों को छोड़ा जाएगा। यानी एक ब्रेक आने की संभावना इजराइल में है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हिजबुल्लाह शांत हो जाएगा या फिर हुतीज़ बैठ जाएंगे या फिर, क्योंकि इसके पीछे ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ईरान को जिस तरह की थ्रेट की जा रही है, ईरान पर डायरेक्ट हमले की बात की जा रही है। अगर ईरान पर डायरेक्ट हमला किया जाता है तो फिर जो है इसमें कोई शक नहीं है कि फिर क्या हो सकता है। यानी कि पूरी तरह दुनिया में आर्थिक जो अनियमितता है वो फैल जाएगी, लोगों के जो देश हैं वो आर्थिक मंदी की तरफ पूरी तरह चले जाएंगे और ऐसे में अमेरिका को और अमेरिका के पीछे बैठे हुए हथियार लोबी को ये मौका मिल जाएगा कि यूरोप को भी अपना गुलाम बना ले और जो उनके साथ मिलते हैं वो उनके गुलाम वैसे भी हो ही जाते हैं, उसके बाहर निकलने नहीं देते। कोशिशें हैं, एक तरफ चीन और रूस भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम जगत को जो है वो अपने साथ मिलाकर, मुस्लिम जगत में जो फूट नज़र आती है इस पर फिर कभी प्रोग्राम में ज़रूर कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की कि आखिर सऊदी अरब अलग क्यों दिखता है, यूएई अलग क्यों दिखता है, फिर ये बहरीन और कुवैत जो है वो अलग रह जाते हैं, फिर ईरान और उसकी लोबी आगे युद्ध में उतरते हुए क्यों नज़र आती है। ये भी एक पूरी थ्योरी है। ख़ास तौर से इसमें मुसलमानों को एक सबक सीखना पड़ेगा कि आखिरकार सऊदी क्या चाहता है और ये इसके पीछे की राजनीति क्या है, उस पर हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। मगर फिलहाल हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, अमन की चांसेस बहुत कम है, दुनिया युद्धों की तरफ बढ़ रही है क्योंकि ताइवान भी चेतावनी दे रहा है, ताइवान को चेतावनी दी जा रही है चाइना की तरफ से कि वो कभी भी उसे अपने अंडर में ले सकता है। मगर यहाँ ये सारी जगहों पर जो बिल्डअप किया है वो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। बस आखिर में इस प्रोग्राम के साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें कि
जनता कुछ नहीं कर सकती। जनता का माइंडसेट जैसे चाहे वैसे चेंज किया जाता है और जनता को भी युद्ध की तरफ जो है उनकी मानसिकता बनाई जाती है ताकि लगे कि उनके नेता जो है वो सही कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं का काम कर रहे हैं। ये मैं हमेशा कहता आया हूँ। ये सबूत है इस बात का कि यूक्रेन की ईंट से ईंट बच चुकी है। यूक्रेन में ना लोग बचे हैं, ना यूक्रेन में हथियार बचे हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद यूरोपियन कंट्री और अमेरिका उसे हथियार देने पर तुले हैं। यानी कि एक बंदा भी अगर जिंदा रहे उन्हें परवाह नहीं, बस उस देश की संपत्ति उनके नाम होती रहे, हथियार उनके यहाँ जाते रहें, हथियार जो आए वो अपनी जनता को भी लूटे, यूक्रेन की जनता को भी लूटे, उनके घर भरते रहें। यही मानसिकता है। दुनिया बर्बाद हो जाए उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इजराइल के साथ भी वही होने वाला है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। अलबत्ता दुनिया में फिर आखिर में यही कहूँगा कि जनता यूरोप की चाहकर भी समझकर भी अपने निज़ाम को बाहर नहीं निकाल सकती। कहने को नाटो अलायंस है, मगर इस वक्त पूर्ण रूप से अमेरिका का ग़ुलाम हो चुका है और आगे चलकर और तेज़ी से ग़ुलामी की तरफ जाएगा। बाकी और भी बातें बहुत हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से मुझे इजाज़त दीजिए और इंतज़ार करिए अगले प्रोग्राम का। खुदा हाफ़िज़।